हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे, ठीक है, और ये पूरे सेल ऑर्गेनेल्स में काफ़ी सारे जो है माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या और इसके कौन कौन से हम पार्ट्स कह सकते हैं कि कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम कहें, ये क्या है, दे आर द टाइनी बॉडीज ऑफ वेरिंग शेप्स एंड साइज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। यानी कि पूरे साइटोप्लाज्म में आपके काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे ये होते हैं। ठीक, और अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें बेटा, सबसे बाहर की ओर अगर आप देखें, मैं आपको दिखाऊं तो क्या है, द आउटर मेम्ब्रेन। जैसे अदर जो ऑर्गेनेल्स थे, जैसे हमने न्यूक्लियस के बारे में स्टडी की थी कि न्यूक्लियस में क्या है, आउटर जो मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे थे। ऐसे ही आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। दूसरे इसके अंदर देखेंगे आप, एक और मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन। और अगर इसको ध्यान से देखें आप इनर मेम्ब्रेन को, तो ये फोल्डेड है बेटा। आपकी देखेंगे आप, ये देखो, जगह जगह से देखो, स्टार्टिंग से देखिए, ये पूरी फोल्ड हो रखी है अंदर की और इधर से भी, फिर इधर से होते हुए ये पूरी आपकी ये फोल्ड हो रखी है। ठीक है, तो जो इनर मेम्ब्रेन है ये काफ़ी फोल्डेड होती है, इस वजह से ये काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, काफ़ी बड़ी होती है एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, स्पेस भी है, इसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इसे हम कहते हैं। इसके बाद अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस, जिस तरह से आपका इसमें सेल में जेली लाइक सब्सटेंस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ऐसे ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसे हम क्या करें, दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। इसके अलावा देखिए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं। ये देखिए, आप पहले भी राइबोसोम्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम्स किसमें हेल्प करते हैं, आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे राइबोसोम्स इसके अंदर है, तो यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हम कह सकते हैं हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपने क्या है, राइबोसोम्स हैं। इसके अलावा देखेंगे इसमें अपना डीएनए भी है। ठीक, अपना खुद का डीएनए है इसके अंदर। तो जैसे अदर जब हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं बेटा, या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सॉरी, तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपके क्रोमोसोम्स वगैरह हो गया, उसमें आपके डीएनए के बारे में आपने स्टडी की। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का अपना डीएनए अपना खुद का होता है। तो एक ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है कि ये यहाँ रेप्लिकेट भी कर सकता है, या एक माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया भी बना सकता है सेल के अंदर ही। आफ्टर रेप्लिकेशन, जब ये रेप्लिकेट होता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया अगर वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो लाइसोसोमल एंजाइम्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं और क्या हो सकता है, अदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोड्यूस कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने लाइसोसोम्स में भी पढ़ा था कि लाइसोसोम्स क्या कर सकते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम कर सकते हैं या डाइजेस्ट कर देते हैं जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। तो फिर जब ऑर्गेनेल डाइजेस्ट कर लिए तो दूसरे कहाँ से बनेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोड्यूस कर सकता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि एक सेल के अंदर एक ये ऐसा ऑर्गेनेल है जो खुद रिप्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि एक सेल के अंदर दूसरी सेल है, इस तरह से मान सकते हैं इसको। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे बेटा, अगर आप इसमें, तो इसमें जो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको हम क्रिस्टी कह रहे हैं। हमने कहा ना, इनर जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, इट इज फोल्डेड। तो ये जो फोल्डेड है, जो ये इनर मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रिस्टी, इसे हम कहते हैं। और जो ये क्रिस्टीज होते हैं बेटा, इसमें एक और चीज़ है आपका, इसको F1 पार्टिकल्स हम कहते हैं। पूरा इसके F1 पार्टिकल्स को अगर देखें, F1 पोर्शन को इस तरह से है, इसमें एक बेस होता है जिसे हम FO पोर्शन कह रहे हैं, एक F1 पोर्शन कह रहे हैं, और ऑक्सीसोम्स भी इन्हें हम कहते हैं। क्लियर? तो चलिए अब आगे इसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। ये तो हमने जान लिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बेटा, अच्छा स्ट्रक्चर तो जान लिया। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है।
ठीक है, सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में तो प्रेजेंट है, बट कहाँ पे एब्सेंट है? इट इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स की जो आरबीसीज हैं वहाँ पे भी ये एब्सेंट है, वहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर? ये आप इधर देखेंगे तो ये आरबीसी है बेटा, हमारी जो आरबीसीज हैं इस तरह से दिखती हैं, कॉनकेव शेप की। ये एक आरबीसी है और ये बहुत सारी ब्लड में इस तरह से दिखती हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया का है, आपका जो डायग्राम है ये बैक्टीरिया का है। तो इन दोनों जगहों पे आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है? इट इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स। ठीक, अच्छा, इसका क्या फंक्शन है, क्यों इसको हम जानते हैं, किस चीज़ के लिए जानते हैं? इट इज साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि जहाँ पे आपका क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और एनर्जी जनरेट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि सेल के अंदर जहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है वो कौन सा पार्ट है आपका? दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक, अब देखिए बेटा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या रोल प्ले करता है? इट सिंथेसाइज द एनर्जी, एनर्जी को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। आपका जो है द माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपोनेंट। जैसे एनर्जी किसमें होती है हमारे इसमें? कंपाउंड एटीपी के फॉर्म में, एटीपी जनरेट करता है हमारे इसमें। एटीपी को अगर देखें हम तो इसको हम कहते हैं बेटा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड इसको हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस, पावर हाउस यानी कि जहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। आपने बिजली का पावर हाउस भी सुना होगा कि जहाँ पे क्या होती है? एनर्जी जनरेट होती है। तो हम जो भी खा रहे हैं वो हमारी सेल्स तक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है? हमारी सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे हम कहते हैं। ठीक, अब एटीपी क्या है? जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि इट स्टैंड्स फॉर द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ठीक, जनरली लोकल जो लैंग्वेज है उसमें हम एनर्जी कैरियर इसे कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी इसे कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, और ये एक कॉमन सेलुलर फ्यूल भी हम कह सकते हैं। जैसे अदर जो हमारे जैसे व्हीकल्स हैं वहाँ पे जो फ्यूल होता है उससे उनको एनर्जी मिलती है, वो काम करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं? जब उसकी हर एक सेल के अंदर क्या होती है बेटा? रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कॉमन सेलुलर फ्यूल, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या जनरेट हो रही है? एनर्जी जनरेट हो रही है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें बेटा तो किस तरह से ये हमें दिख रहा है? हमने कहा इट स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो एडिनोसिन यानी कि यहाँ पे क्या है आपका? एडेनिन, जो प्रोटीन है आपका एडेनिन ये है, राइबो शुगर है, और ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स हैं आप देखेंगे यहाँ पे। और जब ये एक मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है तो फिर क्या जनरेट होती है? एनर्जी जनरेट होती है। अभी देखेंगे ये क्या जनरेट हो रही है? इट्स रिलीजिंग द एनर्जी। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। किसका? आपका एटीपी का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एडेनिन है इसमें, ठीक, आपका राइबोज है, और आपके क्या है इसमें ये है आपका फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस की 3 मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको हम फॉस्फेट कहते हैं, ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ट्राई का मीनिंग है 3। क्लियर? आगे देखिए बेटा, जो ये एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है ये कहाँ पे हम काम करते हैं? ठीक है, चलो एक बात आपको समझा दूं कि जब ये एनर्जी जो बनती है ना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये स्टोर रहती है हमारे सेल्स के अंदर। ठीक है, जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो जनरेट होती है एटीपी, आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन जब हम यूज करते हैं तो कैसे? जब ये फॉस्फेट जब टूटता है, आप देखेंगे ये फॉस्फेट जो ग्रुप है इसमें एक जब टूटेगा तब बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ठीक है,
तो इस तरह से इसको हम यूज कैसे करते हैं बेटा, एडीपी के फॉर्म में, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट के 2 ही मॉलिक्यूल, और जैसे ही एक टूटेगा हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर? तो ये मैंने आपको बोल दिया कि एटीपी के फॉर्म में तो स्टोर होती है, बट एडीपी के फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए कहाँ पे यूज हो रही है ये, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए जब रेप्लिकेट होता है यानी कि 1 से 2 बनते हैं जब, ठीक है, तो वहाँ पे ये यूज होती है। आप जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे तब आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट होते हैं सेल्स के अंदर, और एक सेल से 2 सेल्स फॉर्म करने में किस तरह से ये हेल्पफुल है। ठीक, आरएनए के ट्रांसलेशन में ये यूज होती है, और इसके साथ साथ हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज करने में भी ये हेल्पफुल है। क्या, यही एनर्जी बच्चों। क्लियर? इसके अलावा इस एनर्जी को हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो हमारी बॉडी में जितना भी मैकेनिकल वर्क हो रहा है, हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, जितनी भी हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, तो ये कैसे हमारी बॉडी में हो रही है कि जो यूज़ है एटीपी जो स्टोर है, जब वो आपकी एडीपी में चेंज हो रही है, और हो कहाँ पे रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। क्लियर? इसके अलावा कहाँ पे यूज़ करते हैं बेटा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, आपने पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर 8th क्लास में भी आपने माइक्रोब्स के बारे में नहीं पढ़ा है, और जिन माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा है, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो क्या कर सकते हैं, वो चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे आपको मेरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। क्लियर? तो देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, अगर आप देखेंगे ये आपके पास है इसका यूग्लिना का जो डायग्राम है, अगर आप देखें तो ये इसके फ्लैजिला को मूव करने में हेल्प करता है। जो पैरामीशियम है इसके सीलिया में जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करता है। जब ये मूव करेंगे, इसके जो फ्लैजिलास वगैरह हैं या आपके सीलिया सब मूव करते हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म खुद भी मूव करते हैं। और दूसरा, फूड की इनगल्फिंग में ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो आपने सुना होगा, जो इलेक्ट्रिक जो ईल होती हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, रिलीज करती है। किस चीज़ के लिए, उनकी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये एनर्जी भी उनकी बॉडी में, ये हीट है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, ये भी कहाँ से बेटा उनकी बॉडी में जनरेट हो रही है, यही एटीपी है जो ब्रेक होती है और एटीपी में चेंज होती है, और ये एनर्जी उनकी बॉडी से रिलीज होती है। इसके अलावा आपने क्या देखा होगा, जो ये इंसेक्ट्स देखे होंगे, फायरफ्लाइज, जुगनू जिन्हें हम बोलते हैं, चमकते रहते हैं, ठीक है, तो या इनके अंदर भी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इनका जो प्रोडक्शन है, ये कहाँ से हो रहा है, एटीपी की वजह से ही हो रहा है, या माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी हेल्प से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्या कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, अपने प्रोटीन बना सकते हैं। जैसे हमने कहा कि इसमें राइबोसोम्स है, ये अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, इसमें डीएनए है, ये रेप्लिकेट कर सकता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस यानी कि खुद की इसकी अपनी एक, जैसे गवर्नमेंट होती है ना, सेमी गवर्नमेंट अपनी खुद अपना काम, बहुत सारा काम कर सकती है, ठीक है, बिना अदर ऑर्गेनेल्स के हेल्प से, बिना कंट्रोल तो न्यूक्लियस ही करेगा, ठीक है, कंट्रोल सेंटर तो न्यूक्लियस ही रहेगा, लेकिन ये भी काफ़ी सारे फंक्शंस अपने परफॉर्म कर सकती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेल है ये भी काफ़ी सारा अपना वर्क कर सकता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हीम जो प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में, हीमोग्लोबिन में हीम जो होता है, आयरन कंटेनिंग जो है पिगमेंट, ठीक है, हीम, तो उसको सिंथेसाइज करने में भी आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हेल्पफुल होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आपको टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो एक दो बारी और देख लीजिए, फिर भी नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करिए और मेरे से बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक, तो आज इतना ही। Thank you.